माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री के 6 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन हम 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 अगर आपको देना है तो ये वीडियो आपको ध्यान से देख लेना है, एक एक टॉपिक को ध्यान से कवर करते हुए चलना है। हम आपको 6 टॉपिक विद आंसर के साथ दिखा रहेंगे, पढ़ाएंगे और समझाएंगे। पहला आपको टॉपिक दिख रहा होगा हेनरी का नियम, समझाइए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए। ऐसे ही 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आइए हम एक एक टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। तो जैसा कि पहला टॉपिक है हेनरी का नियम, समझाइए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो देखिए, हेनरी का नियम क्या था। हेनरी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना एक नियम दिया था, अपना एक प्रयोग किया था, उसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। देखिए क्या हुआ है, हम हेनरी का नियम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार? हेनरी के नियम के अनुसार। क्या कह रहा है? स्थिर ताप पर अगर ताप जो है वो स्थिर है और किसी गैस की जो द्रव्य में विलेयता है वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। समझिए, अगर ताप जो है स्थिर है, उसी समय पर किसी की गैस जो है वो द्रव्य में विलय है, तो उसकी जो विलेयता होगी, उस गैस का जो आंशिक दाब होगा, कौन सा बच्चों? आंशिक दाब होगा, उसके क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होगी। सबसे छोटी डिफिनेशन है और एकदम सरल भाषा में, ठीक है। अब मान लीजिए यदि किसी गैस की जो द्रव्य में विलेयता है उसको हमने एस यानी कि सॉल्युबल कंसिस्टेंसी हमने एस मान ली, ठीक है, और आंशिक दाब को हमने प्रेशर यानी कि पी मान लिया। तब हेनरी के नियम से जो क्या कहता है कि इसके गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगा, यानी कि एस जो है वो समानुपाती किसके होगा? आंशिक दाब के, यानी गैस की द्रव्य में विलेयता जो है एस जो है वो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम पी बढ़ाएंगे तो एस बढ़ेगा और अगर एस बढ़ाते हैं तो पी का मान भी बढ़ेगा। ये था हेनरी का नियम। दूसरा हमारा बच्चों टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद्युत रासायनिक जो श्रेणी हम बात करते हैं वो किसके आधार पर बनाई गई। तो समझिए, देखिए, जब धातुओं तथा अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए, किसके विभव के? मानक इलेक्ट्रोड विभव के, यानी कि इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव, या आप ध्यान रखना कि विषय विद्युत रासायनिक श्रेणी है जो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो उन्हें क्या किया गया? विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी कुछ धातुएं थी, कुछ मेटल थे, कुछ अधातुएं यानी कि नॉन मेटल थे, उनको क्या किया? उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया। ऐसा थोड़ी ना पता था कि उनको ये विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाएगी, बाद में उसे क्या कह दिया गया? यही विद्युत रासायनिक श्रेणी जो आपने व्यवस्थित किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आता भी रहता है, कई बार आया भी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होगे तो आपको पता होगा क्या है। ओजोन स्तर क्या है, यानी कि जो ओजोन स्तर है जिसको हम O3 कहते हैं, वो क्या है, इसका क्या महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए, ओजोन स्तर क्या है? एक वायुमंडल में एक स्तर पाया जाता है जिसे हम ओजोन परत पाई जाती है, उसे हम ओजोन स्तर कहते हैं। एक वायुमंडल जो है उसमें एक ओजोन परत होती है, कई सारी परतें हैं, तो उसमें एक ओजोन परत भी है। ओजोन परत जिस मंडल में पाई जाती है उसे हम ओजोन मंडल कहते हैं। अगर हम इसके महत्व की बात करते हैं तो ओजोन जो स्तर होता है वो सूर्य जो है उसकी हमारी किरणें जो आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेसेस आती हैं, यानी पराबैंगनी जो किरणें आती हैं, उनको पृथ्वी तक आने से रोकता है। आपने अभी सुना होता कि जो ओजोन परत है उसमें छेद हो गया, इसीलिए हमारे बहुत ज़्यादा बीमार, कैंसर जैसी बीमारी हो रही थी। तो ओजोन परत में वास्तव में प्रदूषण के कारण छेद हो रहा है। ओजोन परत जो है डे बाय डे, यानी कि दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? पतली होती जा रही है, क्षण होता आ रहा है उसको। तो इसीलिए हमें ओजोन परत के क्षण को बचाना है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा हर एक व्यक्ति के, हर एक बच्चे के स्क्रीन कैंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमें ओजोन परत को बचाना बहुत जरूरी है। चौथा टॉपिक क्या है? देखिए, चौथा टॉपिक है पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, और बोर्ड एग्जाम में आता है, पूछता है कि पेप्टाइड बंध क्या होते हैं और ये पेप्टाइड बंध जो होते हैं वो किनको जोड़ते हैं। देखिए, अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन के जो अणु होंगे प्लस प्रोटीन के अणु, समझिएगा, प्रोटीन के अणु या प्रोटीन अणु भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रोटीन के अणु, इनको एक बीच में जो जोड़ कर रखेगा उसे ही पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, इतना ही है। क्या कहता है? देखिए, वे बंध जो
प्रोटीन अणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं। यानी कि प्रोटीन अणु जो है, एक अणु इधर था एक अणु है, इनके बीच में जो उपस्थित है जोड़ने का कार्य करता है, या प्रोटीन अणुओं को बांधे रखते हैं, यानी कि इनको दोनों को बांधे रखते हैं, पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला देखिए, क्वथनांक में उन्नयन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्वथनांक में उन्नयन हो जाए, कभी कभी हिमांक में अवनमन पूछ लेता है, क्वथनांक में अवनमन पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सारे टॉपिक आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप जैसे हमारे साथ जुड़े रहेंगे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, अगर समझिए, पहले डिफिनेशन पढ़िए फिर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जब किसी विलेय को, मान लीजिए कोई विलेय है, उसको विलायक में घोला जाता है। अब कोई विलेय था, उसको मैंने विलायक में मिला दी। अब विलेय विलायक क्या होता है बच्चों, जो अगर मान लीजिए शरबत की बात करते हैं तो शरबत में चीनी जो होती है वो विलेय होती है, और पानी जो होता है विलायक होता है। जिसकी मात्रा किसी भी विलयन में कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारा विलायक होता है। समझ गए। तो विलायक में घोला जाता है, जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन में जो विलयन हमें मिलता है, विलेय और विलायक को हम घोलेंगे तो इनके मिश्रण से एक विलयन बन जाएगा। तो जो विलयन मिलेगा उसके क्वथनांक में जो उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, जो वृद्धि होगी, जो वृद्धि होती है उसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, और इसे डेल्टा टी से हम प्रदर्शित करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं लगभग। ठीक है, तो डेल्टा टी इनका न्यूमेरिकल भी हम आपको पढ़ा देंगे एक एक करके। नेक्स्ट और लास्ट हमारा टॉपिक क्या है कि परिशुद्ध एल्कोहल क्या है। परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है, यानी कि शुद्ध एल्कोहल नहीं पूछ रहा, परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है। वह एल्कोहल होता है जिसमें 80 से 95% तो एथिल एल्कोहल होती है। एथिल एल्कोहल का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है बच्चों, एथिल एल्कोहल का C2H5OH क्या होता है बच्चों, यही एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम है, जो फॉर्मूला है, और इसी फार्मूले का आईपीएसी नाम होता है एथिल एल्कोहल। ठीक है, मान लीजिए जो एथिल एल्कोहल होता है उसमें क्या, जब वह एल्कोहल जिसमें 80 से 95% एथिल एल्कोहल उपस्थित होती है उसे हम प्रसिद्ध एल्कोहल कहलाता है, कहते हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चों 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए। ये सारे टॉपिक आपको तैयार कर लेते हैं, और हम आपको अगले वीडियो में और सारे कई टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार से नॉलेजेबल और कंटेंटेबल वीडियो मिलते रहते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी और वीडियो में।